Hello students, I am Nadeem Khan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट, जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि क्लास 10 की एक चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियां जो चैप्टर चल रहा है और जो कि 3 पार्टों में यानी एक सीरीज है जिसकी बनी हुई, तो उस 3 पार्टों में से मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स की वीडियो बना चुका हूं और उसी को जारी आगे रखते हुए तीसरे पार्ट की आज वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और हमारे इस तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो भी काफ़ी फेमस है और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि उस हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियां। अब अगर हम इसके पार्ट 3 की बात करते हैं, पार्ट 3, इसका जो पार्ट 3 है उसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम एक जगह है और आसाम की जो चाय है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और किस लिए फेमस है और क्यों फेमस है, इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल से हम आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो ये हमारा चैप्टर है या कह सकते हैं ये जो लेख है इसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं और वो अपने वर्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्होंने 16 बुक्स समथिंग जो हमारे यंग पीपल हैं उनके ऊपर लिखी हैं और इसके अलावा 17 बुक्स जो है वो यंगस्टर्स के ऊपर लिखी हुई हैं। तो उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर जो है काफ़ी कुछ लिखा है और स्पेशली वो एडवेंचर्स पर ज़्यादा बुक लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन पर भी काफ़ी कुछ बुक्स लिखी हैं और 2014 यानी 2014 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा 1779 ईस्वी में उन्हें शंकर अवार्ड और 2018 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस चैप्टर की जो समरी है टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम से चाय या आसाम से चाय, तो इस चैप्टर के दौरान इस चैप्टर में बताया गया है कि 2 फ्रेंड हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर पढ़ रहे हैं और पढ़ते तो जब समर की छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां, तो जो एक स्टूडेंट है उनमें से प्रांजल नाम का है, तो वो अपने मित्र को राजवीर को अपने साथ गर्मी की छुट्टियों का बिताने के लिए अपने साथ आसाम ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पिताजी जो है वो एक टी प्लांट के मैनेजर भी हैं। तो काफ़ी कुछ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है अपनी यात्रा के दौरान भी और साथ ही साथ वहां पहुंचने के बाद भी राजवीर का अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है वहां का उसको भी उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस चैप्टर की जो कहानी है स्टार्ट होती है एक कंपार्टमेंट से, यानी एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में डिब्बे में दोनों मित्र बैठे हुए हैं, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रांजल जो है वो आसाम से है और साथ ही साथ वो राजवीर के साथ दिल्ली में स्कूल में पढ़ता है। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद वो दोनों एक ट्रेन से एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हुए जो है वो जा रहे थे और जब स्टेशन पर गाड़ी जगह जगह बीच में रुकती है तो वहां की चीजों को देख रहे थे। तो वो देखते हैं कि उनके कंपार्टमेंट के अंदर स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तो उनके कंपार्टमेंट के अंदर सभी लोग जो है वो चाय पी रहे हैं और चाय वाला जो है वो चाय ले लो इस तरह के जो है बोल कहते हुए जो है वो ट्रेन के डिब्बों में से बीच में से होता हुआ जा रहा है। इसके अलावा जो है बाहर जो है हर ट्रेन के डिब्बे के पास से गुजरता हुआ जा रहा है।
तो प्रांजल उस चाय वाले से कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। तो इस तरीके से वो चाय वाला उन्हें 2 कप चाय दे देता है और इसके बाद वो आगे चला जाता है। तो जिस समय वो दोनों चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते ही जो है राजवीर जो है वो एक सवाल करता है प्रांजल को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। जब प्रांजल इस बात को सुनता है तो उसे काफी हैरानी होती है। वो कहता है कि चाय तो बहुत ही लोकप्रिय है। तो ऐसा कहने के बाद उसके बाद दोनों चाय पीने के बाद फिर अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। एक्चुअली में दोनों को ही जो है वो सस्पेंस टाइप की जो कहानियां हैं वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो प्रांजल अपनी सस्पेंस की किताब को पढ़ने में जो है लग जाता है, लेकिन इस समय जो राजवीर का मन है वो किताब पढ़ने में नहीं है। वो किताब की तरफ ध्यान न देकर बाहर की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है और रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन को छोड़कर आगे निकल जाती है। आगे चलने के बाद जब रेलगाड़ी आगे निकल जाती है स्टेशन से तो चारों तरफ देखता है राजवीर जो कि खिड़की से बाहर झांक रहा था कि उसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। वो इसको उससे पहले उसने कभी इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं देखी थी। और साथ ही साथ कुछ समय के बाद उन हरे भरी हरियाली के पेड़ों का जो रूप जो था, यानी जो चारों तरफ जो हरियाली वाले खेत आ रहे थे लगातार और जिनमें धान वगैरह यानी पैडी वगैरह जो उगी हुई थी, उनकी जगह चाय के बागानों ने ले ली। ट्रेन जो है वो आगे निकल जाती है और लगातार जो चाय की जो झाड़ियाँ होती हैं लगातार दोनों तरफ आने लगती हैं और जैसे जैसे वो आगे ट्रेन जाती जाती है वैसे वैसे उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। इन्हीं के साथ साथ जो है दोनों तरफ चाय की झाड़ियों के अलावा बड़े बड़े पेड़ भी थे और जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बड़े पेड़ की छाया में छोटी झाड़ियां चाय की वो उखड़ी हुई हों। इसके अलावा कुछ और दूर आगे जाने पर एक भद्दी सी बिल्डिंग नजर आती है जिसमें से धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो बिल्डिंग को देखकर राजवीर एकदम एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाता है, वो देखो बागान। लेकिन चूंकि प्रांजल जो था वो बेसिकली आसाम से ही था तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी और उसने उसकी बात को ज़्यादा इतना एक्साइटेडली नहीं लिया और अपने काम में ही लगा रहा। आगे राजवीर कहता है कि देखो चारों तरफ चाय ही चाय है सिर्फ आसाम में, तो इतनी ज़्यादा चाय उसने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। आगे राजवीर कहता है कि यहाँ चारों तरफ इतनी ज़्यादा चाय है कि अगर आप पूरी ज़िंदगी अगर चाय भी देखोगे तो शायद हो सकता है पूरी ज़िंदगी में इतनी चाय ना देख पाओ जितनी आप कम से कम समय में जो है चाय देख सकते हो। यानी इस इलाके में चाय की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आगे राजवीर कहता है कि मैं चाय के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है और जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ा है, लेकिन चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। राजवीर आगे कहता है कि चाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता है, परंतु इसके बारे में मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। और इस सवाल के जवाब में प्रांजल उससे पूछता है कौन सी कहानियाँ। तो राजवीर प्रांजल से कहता है कि राजवीर बताता है कि एक बार की बात है कि चीन के एक सम्राट जिन्हें पानी को गर्म करके पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो जब एक बार उनका पानी गर्म हो रहा था तो उस गर्म पानी जो हो रहा था जिस जगह उसके नीचे जो पत्तियां जलाई जा रही थी उनमें से कुछ पत्तियां जो है वो जलकर जो है पानी में गिर गई और जब पानी में गिर गई तो उस पानी का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया और जो बादशाह जो थे यानी चीन के सम्राट जो थे उनको वो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया और तभी से माना जाता है कि ये चाय की ही उत्पत्ति है। जब राजवीर ऐसा बताता है तो प्रांजल जो है वो हंसता है और हंसने के बाद उससे पूछता है कि दूसरा कारण बताइए या दूसरी कहानी बताइए, दूसरी वजह क्या है या दूसरी इसकी कोई और कहानी बताइए। दूसरी कहानी एक भारतीय से जुड़ी हुई है। बताते हैं कि एक बोधि धर्म नाम के एक बोधि महात्मा थे और उन्हें सोते समय उनकी पलकें जो है काफ़ी परेशान करती थी और या नहीं समझ ली या कह सकते हैं कि उन्हें नींद बहुत आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपनी पलकों को कटवा लिया और अपनों की पलकों को कटवाने के बाद जहाँ भी उनकी पलकों के वो कटे हुए पीस गिरे वहाँ पर अलग अलग उन पलकों पर जो है
10 अलग अलग जो है पौधे उगाए, और उन उगे हुए पौधों से ही जो है वो चाय की, मतलब उस उगे हुए पौधों की पत्तियों को तोड़कर जब उन्होंने उसको उबाल कर या उसको यूज करके पिया, तो उससे उनकी नींद जो थी वो गायब हो गई, यानी उन्हें नींद आने की जो समस्या जो थी वो दूर हो गई थी। राजवीर आगे बताता है कि चाय सबसे पहले चाइना में ही आई थी, और चाइना में लगभग 2700 ईसा पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। चाय शब्द की जो उत्पत्ति है वो चीनी भाषा के शब्द चाय और चीनी से हुई है। यूरोप में चाय लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास आई थी। इसके अलावा इसे एक पेय यानी एक पेय पदार्थ की जगह पर इसे एक दवाई के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। अब वो दोनों जो है जो कि ट्रेन से सफर कर रहे थे, और वो अपने जो जिस स्टेशन पर वो पहुंचने वाले थे या जहां उन्हें उतरना था वो पहुंच चुके थे, और मारियानी नाम के स्टेशन पर जाकर जो है वो रेलगाड़ी जो है वो धीमे धीमे और ज्यादा धीमी हो गई और रुक गई। और रुकने के बाद वो दोनों लड़के जो थे उन्होंने अपना अपना सामान उठाया, और वहां से सामान उठाकर तुरंत गाड़ी से नीचे उतरते हैं, और सामान को लेकर उतरने के बाद उस भीड़ से भरे हुए उस प्लेटफार्म के लोगों के बीच में से अपना रास्ता बनाते हुए अपने घरों की तरफ या जहां जो मंजिल जो थी उन्हें वहां की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रांजल के माता और पिता दोनों ही जो है उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद वो देखियाबाड़ी एक जगह है, वहां के लिए यात्रा के लिए दोनों साथ साथ या सभी वो निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी वहां उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो सभी जो है वो एक साथ वहां से निकल पड़ते हैं। देखियाबाड़ी वो जगह है जहां पर प्रांजल के पिता का बागान है। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वो मेन रोड की तरफ मुड़े, उसके बाद वो मवेशियों के बीच में से होते हुए जो है वो आगे निकल जाते हैं, और आखिर में वो चाय के बागान पर पहुंच जाते हैं। उस पथरीले रोड के दोनों तरफ, जिस रास्ते से वो गए थे और जिस जगह वो पहुंच गए थे, उस पथरीले रोड के दोनों तरफ चाय के कई एकड़ के इलाके में सिर्फ चाय के बागान या खेत वगैरह उगे हुए थे, और सभी पौधों की जो लंबाई या ऊंचाई जो थी उसको काट कर जो है वो एक ही ऊंचाई के कर दी गई थी, यानी चाय के जो पेड़ जो थे लगभग जो है समान ऊंचाई के थे सभी। चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली जो महिलाएं जो थी, जो उन बागानों में काम कर रही थी उन खेतों में, तो उनके पीठ पे एक टोकरी बंधी हुई थी, और जिसमें से वो पत्तियां चुन के तोड़ के डालती रहती हैं। वे प्लास्टिक का लवादा पहने हुए थी, और वो चुनी हुई पत्तियां को, यानी ताजी पत्तियां जो थी चाय की, उन्हें तोड़ कर पीछे अपनी टोकरियों में भर रही थी। प्रांजल के माता पिता प्रांजल और राजवीर वो चारों एक ही गाड़ी से जब जा रहे थे, तो तभी उनके सामने की तरफ से एक ट्रैक्टर आता है, जिसकी वजह से प्रांजल के पिता अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी कर देते हैं, और उस ट्रैक्टर को आगे जाने का रास्ता देते हैं, क्योंकि उस ट्रैक्टर के अंदर काफी सारी जो है पत्तियां वगैरह, यानी चाय की पत्तियां जो थी वो लदी हुई थी। राजवीर आगे बताता है कि ये जिस तरीके से पहली बुआई के बाद दूसरी बुआई होती है, इस तरीके से ही जो है पहली एक लेवल को पार करने के बाद दूसरा जो स्तर आता है जब चाय बागानों का, तो उसके बाद बताया कि ये दूसरे स्तर की या ये दूसरे चरण की एक तरीके से जो है ये बुआई है, और ये वहां से कट छटने के बाद जो है ये आगे ली जा रही है, और ये मई से जो है दूसरी बार जो है इसकी बुआई का काम होता है, और इसका काम मई से लेकर जुलाई तक समाप्त हो जाता है। इस बुआई में ही सबसे ज्यादा मतलब अच्छी किस्म की जो चाय जो है वो प्राप्त होती है। जब राजवीर ने इस तरह के सवाल प्रांजल के पिता से किए, तो प्रांजल के पिता ने राजवीर से पूछा, ऐसा लगा है कि तुमने आने से पहले काफी अच्छी पढ़ाई चाय की किस्म के बारे में या उसके बुआई के बारे में या उसकी प्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ तुमने पहले से ही काफी जानकारी प्राप्त कर ली है। राजवीर प्रांजल के पिता से कहता है, जी बाबूजी, और इस तरीके से ऐसा कहने के बाद वो आगे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर अब जितने भी समय यहाँ पर मैं रहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा जरूर सीखने की कोशिश करूंगा, जिसकी मुझे अभी भी जानकारी नहीं है। तो इतना कहने के बाद ही जो आर्टिकल है यानी इस चैप्टर की समरी जो है वो खत्म हो जाती है,
और इस तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इस तीसरे चैप्टर को यानी टी फ्रॉम आसाम को एक्सप्लेन किया है, आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।